कहां तक पढ़ लिया था बताओ। हम्म। अरावली पढ़ रहे थे। चलो, तो सारा कुछ पढ़ के आए हो जो पढ़ाया था। हाँ यस। प्रदीप, पढ़ लिया। हम्म। तो फिर भोराट का जो पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है। फिर नहीं पढ़ा, फिर तो टिपे मार दिया। हम्म। माच की ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ की है, उसके प्रसिद्ध कलाकार है बख्शूराम जी। ठीक है। भजनलाल बिश्नोई। ठीक है हाँ। बिश्नोई है, शर्मा नहीं है। हाँ तो बताइए नहीं फिर। चलो देखो, हम पढ़ रहे थे आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश, दूसरा चैप्टर, भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम जो पढ़ रहे हैं वह है दूसरा भौतिक प्रदेश जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अभी तक हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कि ये जो अरावली है इसके हमारे राजस्थान में तीन भूभाग हैं। तीन भूभाग कौन कौन से हैं, तो एक तो हमने पढ़ा था दक्षिण अरावली, एक हमने पढ़ा था मध्य अरावली, और एक हमने पढ़ा था उत्तरी अरावली। तीन भाग पढ़े थे इसके। दक्षिण अरावली के हमने दो भाग पढ़े थे, जिसमें एक था आपके कौन सा, शिरुई अरावली, और एक भाग कौन सा था, मेवाड़ अरावली। अरे हाँ बोलो, ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े। शिरुई अरावली के अंदर हमने आपको 5 चोटियां लिखाई थी टॉप की। प्रदीप से सुनो कौन कौन सी थी। यस। नहीं नहीं, उनसे ही बतानी है। नाम तो मैं बता दूंगा, उनसे ही बताओ आप तो। बताओ। ठीक है, ये तो सबको पता है। सिरोही की 5 चोटियां लिखाई थी ना आपको मैंने, विधिवत रूप से सिरोही की 5 चोटियां लिखाई, फिर उदयपुर की 6 चोटियां लिखाई, फिर आपको मध्य अरावली की 3 चोटियां लिखाई, फिर आपको उत्तरी अरावली की 10 चोटियां लिखाई। और क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं में से आएगा। अच्छा ये यहां लिखाई, इसके अलावा 3 मैंने आपको मरुस्थल में लिखाई। पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। कल मतलब संडे था तो क्या कर रहे थे। नहीं पढ़ते हो। पश्चिमी राजस्थान की सबसे चोटी, सर्वोच्च चोटी है वह है डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। लिखा है। इसके अलावा दो और कौन सी मरुस्थल में थी, इसराना भाकर जिसकी ऊंचाई 839, और एक लिखाई थी रोजा भाकर जिसकी ऊंचाई कितनी है, 730 लिखाई थी क्या। हाँ हाँ। तो इतनी सारी चोटियां आपको लिखाई है भाई, याद रखना है। मध्य अरावली हमने पढ़ ली थी डिटेल से। यहां मेवाड़ अरावली के अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी, एक तो पठार लिखाए थे आपको अलग अलग, उपरमाल का पठार, भोराट का पठार, भोमट का पठार, मैसा का पठार, लसाड़िया का पठार। कहां है लसाड़िया का पठार, कहां है लसाड़िया का पठार। नवंबर जिले के अंदर है। कौन से झील के पूर्वी भाग में है वो, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में कटाफटा पठार क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार। फिर हमने मध्य अरावली पढ़ ली पूरी कंप्लीटली, जहां पर हमने 3 बातें लिखी थी कि मध्य अरावली का जो विस्तार है वो अजमेर है, ब्यावर है, और कहां पर है, शाम्बर है।
फिर उत्तरी अरावली में क्या क्या लिखा? सबसे पहले तो उत्तरी अरावली की 10 चोटियां लिखी है आपको, लिखी है। इसके अंदर आपको एक चोटी लिखी थी नागपाणी, कितनी ऊंचाई है इसकी? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। सायरा चोटी लिखी थी, इसकी ऊंचाई कितनी है? नहीं पढ़ा। हर्षनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? नहीं पढ़ा। लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो फिर क्या पढ़ा? कितनी है? 874 किसकी ऊंचाई है? लीलागढ़ की, याद रखना। और क्या लिखा है उत्तरी अरावली में बताओ? मतलब हम उत्तरी अरावली पढ़ रहे थे ना? ठीक है। चलो, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आपको लिखना है उत्तरी अरावली में। देखो, उत्तरी अरावली, पहली बात लिखो, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हाँ, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हाँ, वही तो है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? याद रखिएगा, रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। और ये कहां पर है? शिखर के अंदर। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरमजी, मोराजी या टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। कहां पर है वो? कहां पर है टोडगढ़? ब्यावर के अंदर। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी ये रही, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखनी है यहां उत्तरी अरावली के पठार। देखो, दक्षिण अरावली में कौन कौन से पठार थे? दक्षिण अरावली में कौन कौन से पठार पढ़े थे हमने? ऊ से उड़िया, ऊ से ऊपर माल, दो पढ़े। भो से भोराट, एक भो से भोमट पड़ा। एक मेसा का पठार पड़ा और एक लसाड़िया का पठार पड़ा। एक हमने आबू का पठार पढ़ा। ये सारे के सारे कौन से अरावली के भाग है? तो वो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से वह पठार जो दक्षिण अरावली का भाग नहीं है, और उसमें ऑप्शन में दे देगा उडिया का पठार, उपरमाल का पठार, मेसा का पठार, और एक उठाकर दे देगा आपको क्रास्का का पठार। अच्छा, यहां नहीं लिखा इसलिए क्रास्का का पठार बता रहे हो। उत्तरी अरावली के अंदर आपको याद रखना है दो पठार हैं, दोनों ही अलवर जिले के अंदर हैं। कौन कौन से? एक तो आपको याद रखना है कांकनवाड़ी का पठार, और एक आपको याद रखना है क्रास्का का पठार। ये दोनों ही कहां पर है? अलवर में। तो वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वरना सिंपल सा सीधा तो पूछ लेगा कि राजस्थान का वह जिला जहां पर कांकनवाड़ी व क्रास्का का पठार स्थित है, वो जिला कौन सा है? अलवर। उतारी, उतारो, ये तीन बातें उतार, जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे लिखना है आपको। तो पिछली क्लास में उत्तरी अरावली के अंदर हमने 10 चोटियां लिखी, शायद 6 पहाड़ियां आपको लिखाई, लिखाई थी। अच्छा, पहाड़ियां भी लिखा दी और ये पठार हो गए, यानी कि उत्तरी अरावली की बात क्या हो गई है? कंप्लीट। तो दक्षिण अरावली हमने पढ़ा, फिर मध्य अरावली पढ़ा, और उसके बाद में क्या पढ़ा? उत्तरी अरावली। अरावली की बात हो गई है कंप्लीट, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने आपको नहीं लिखी, वो है दर्रे। दर्रे क्या होता है?
हाँ, दो पहाड़ियों के बीच में संकरा रास्ता। कभी आप पुष्कर गए हैं? पुष्कर की घाटी, वो कहलाता है दर्रा, घाट, या फिर क्या कहलाता है? नाल। अच्छा, दीपक कुमार कौन सा बैच है आपका? आप नाम लिख लीजिए एक बार, एक बार नाम लिखिएगा आप। ये लिख लिया। अब बस अरावली की अंतिम बात बची है। हेडिंग लगाइए आप, अरावली के दर्रे, नाल या फिर घाट। ठीक है, पढ़ रहे हो ना साथ साथ में? क्यों? यही तो है। ठीक है मनमोहन, लिख लिया ना? अब देखिए, अब ये आपको एक साथ में लिखा देता हूं। अरावली के प्रमुख दर्रे, नाल या फिर क्या बोलते हैं? घाट। दर्रे, नाल या फिर घाट, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है उसे आप क्या बोलते हैं? दर्रा, नाल या फिर घाट। तो अरावली के दर्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले है सिरोही जिले के दर्रे। सिरोही के अंदर जो दर्रे हैं उनमें एक दर्रा है जिसका नाम है पिंपली दर्रा, और एक दर्रे का नाम है बोरांग दर्रा। नाम याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन कैसे बनेगा तो अभी देखेंगे हम। दो है सिरोही के अंदर, इसके बाद में अजमेर। अजमेर में है एक तो शूरा घाट है, एक शिवपुरी घाट है, एक अरनिया घाट है, और एक परवेरिया घाट है। चार कहां पर है? अजमेर के अंदर। इसके बाद में राजसमंद। राजसमंद में हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो है आपके घोरम घाट, एक है आपके कामली घाट, एक है जीरावल की नाल, या इसे बोलते हैं आपके पगलिया की नाल। उसके बाद में है उदयपुर। उदयपुर की हम बात करते हैं तो देखिए, एक है देबारी की नाल, देबारी नाल, एक है फुलवारी नाल, एक है हाथी दर्रा। इसके बाद में है फिर पाली जिला। पाली के अंदर जो दर्रे हैं उसमें एक तो है देशूरी की नाल, एक है सोमेश्वर दर्रा, और एक है, याद रखिएगा, बरदर्रा। इस बरदर्रा के बारे में देखिए, इस बरदर्रे का विस्तार है दो में, पाली और अजमेर में। तो आरएसएसबी बोर्ड ने ये दो बार क्वेश्चन पूछा, एक बार ऑप्शन में पाली था और एक बार क्या था? अजमेर। मैंने आपको नोट करके लिखाया होगा कहीं बीच में। ठीक है, ये लिखिएगा।
अब देखिए ये दर्रे हम वापस और कहां पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे राजस्थान में सड़क परिवहन, ठीक है, तो उस समय हम पढ़ेंगे कि कौन सा दर्रा कौन से एनएच को जोड़ता है, ठीक है, तो ये हम चीज परिवहन में पढ़ेंगे। नहीं फिलहाल तो नहीं लगाता है फलोदी, बाकी जैसे कोई सूचना आएगी तो आपको और बताएंगे। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हैं मनीष? हाँ, नहीं नहीं, अब देखो इनमें से क्वेश्चन क्या आएगा, या तो डायरेक्ट कोई वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा, दो दो नाम देके पूछ लेगा, जैसे आपको पूछ लेगा कि घोरम घाट और कामली घाट निम्न में से किस जिले के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, अदर कोई दो और नाम दे देगा, जैसे देबारी और हाथी दर्रा दे देगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निम्न में से वह दर्रा जो उदयपुर जिले में नहीं है, मतलब तीन वो नाम दे देगा और इधर से कोई अन्य। लेकिन सबसे यूनिक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह दर्रा जो अरावली का भाग नहीं है, वहां ऑप्शन में आएगा देबारी नाल, देशुरी की नाल, इधर से पिंपली का दर्रा, और आएगा लाखेरी दर्रा। तो लाखेरी दर्रा किस जिले में है? बूंदी के अंदर है वो, ठीक है, वैसे यूनिक से क्वेश्चन बनता है। जीरावल की नाल का ही दूसरा नाम है पगलिया की नाल। हाँ प्रदीप कुमार, ये तो आपको टीम बताएगी। मनमोहन योगी, इनकी बताओ, ठीक है। लिख लिया? तो बस ये कंप्लीट हो गई आपके अरावली, यहां तक पहुंचते पहुंचते अरावली कंप्लीट। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, नया बिंदु तीसरा, भौतिक प्रदेश, हेडिंग डालिए पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है, हेडिंग डालिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जब हम बात करते हैं, देखिएगा इधर बोर्ड पर, नाम से ही है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश वे भाग है जो कि आपके नदियों से बनता है, ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहां पर पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से जो नदियां आप पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है? तो एक तो आप यहां पढ़ते हैं, देखो ये रही, ये कौन सी है? चंबल नदी। तो एक तो मैदान किसका पढ़ेंगे हम? चंबल नदी का मैदान चंबल बेसिन कहलाता है। एक दूसरा, आपको पता हो तो इसी चंबल की एक सहायक नदी है, कौन सी? जो यहां खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और इसका नाम क्या है? बनास।
तो हमें दूसरा भाग पढ़ना है किसका? बनास बेसिन का। तीसरा भाग जो यहां पर बहता है उसका नाम है माही बेसिन। तो देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आप आरएस और एसआई का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वह बेसिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। ऑप्शन आता है चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और लूणी बेसिन। जबकि लूणी बेसिन किसका भाग है? मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। कौन सा? लूणी बेसिन। ऑप्शन में आता है घग्गर बेसिन, जबकि घग्गर बेसिन भी किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ऑप्शन में आता है शेखावटी बेसिन, और शेखावटी बेसिन भी किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और क्वेश्चन क्या आता है देखो, क्वेश्चन आता है जिससे पूछूं वही बताएगा है? इतना तो होता है ना। वह बेसिन जो राजस्थान बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। प्रदीप, क्वेश्चन है कि वह बेसिन जो राजस्थान बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। यह क्वेश्चन आरएसएस बी बोर्ड ने 2 बार पूछ रखा है। ऑप्शन आपके सामने जो मैप में है वो सारे हैं। पहला ऑप्शन है घग्गर बेसिन, दूसरा ऑप्शन है लूणी बेसिन, तीसरा ऑप्शन है शेखावटी बेसिन, चौथा ऑप्शन है बनास बेसिन। तो इसका आंसर क्या होगा कि वह बेसिन जो राजस्थान बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। बांगर प्रदेश का भाग नहीं है मतलब राजस्थान बांगर प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान बांगर प्रदेश का मतलब अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। लिखाया था ना आपको, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? बांगर प्रदेश। और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से भाग आते हैं? घग्गर बेसिन आता है, शेखावटी बेसिन आता है, लूणी बेसिन आता है और चौथा नागौर उच्च भूमि भी आता है। तो यहां पूछा गया कौन सा नहीं है? बनास बेसिन, क्योंकि ये किसका भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आते हैं, ठीक है। जो आपको लिखाते हैं ना, आते वहीं से हैं लेकिन घुमाकर पूछे जाते हैं। जैसा एक यहां से पूछ लेगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, और ऑप्शन में चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, इधर से कोई भी लूणी बेसिन दे देगा, शेखावटी बेसिन दे देगा, घग्गर बेसिन दे देगा। सही बात है? ठीक है कि हाँ सर सही बात है। चलो सही बात है तो सही बात ही है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो 3 बिंदु। कौन कौन से 3 बिंदु है आप हेडिंग लगाइए और इसी प्रकार से डायग्राम बनाइए। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके अंदर सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे वो है आपके चंबल बेसिन। ठीक है। दूसरा भाग कौन सा है? माही बेसिन। और तीसरा भाग हम पढ़ेंगे बनास बेसिन। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे चंबल बेसिन में पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या बिंदु है? तो इसके अंदर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बीहड़, डांग, कंदरा विकास कार्यक्रम,
और याद रखिएगा डांग प्रोजेक्ट। अब देखो ये हम पढ़ेंगे डिटेल से, बट यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछ लेगा कि निम्न में से राजस्थान का वह नदी बेसिन जहां पर सरकार द्वारा डांग प्रोजेक्ट संचालित है, वहां पर डायरेक्ट ऊपर से ऑप्शन आएगा चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या फिर शेखावटी बेसिन। तो चंबल बेसिन। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बीहड़ निम्न में से किस नदी या फिर किस बेसिन का भाग है, चंबल। ठीक है, ये डायरेक्ट यहां से। अच्छा दूसरा छोड़ो, ये क्वेश्चन यहां से उठाकर यहां से डायरेक्ट पूछेगा, आपको पूछेगा कि कंदरा विकास कार्यक्रम निम्न में से राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में संचालित है, तो वो आपको याद रखना है कहां पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये चार चीजें यहां पढ़नी। माही बेसिन की जब हम बात करते हैं तो माही बेसिन में पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या है, यहां हम पढ़ेंगे एक तो कांठल का मैदान, एक यहां पर हमें पढ़ने को मिलेगा छप्पन का मैदान, एक हम पढ़ेंगे वागड़िया मेवल क्षेत्र। अब सीधा क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा कि कांठल का मैदान में से किस बेसिन का भाग है, माही बेसिन का। छप्पन का मैदान किसका भाग है, ये। छप्पन की पहाड़ियां किस भौतिक प्रदेश का भाग है, छप्पन की पहाड़ियां हमने पढ़ी थी ना, शिवाणा से लेकर बालोतरा के मध्य छप्पन गुम्बदाकार पहाड़ियां जो वर्तमान बालोतरा जिले में है। बालोतरा जिला पहले बाड़मेर का भाग था, बाड़मेर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। तो छप्पन की पहाड़ियां तो किसका भाग हो गई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन छप्पन के मैदान की जब बात होगी तो किसका भाग होगा, वो पूर्वी मैदानी प्रदेश। अच्छा यहां से देखो और कैसे शब्दावली से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निम्न में से वह भाग जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का नहीं है, और वो आपको ऑप्शन में देता है पहला ऑप्शन कांठल, दूसरा ऑप्शन देता है बीहड़, तीसरा ऑप्शन देता है आपके सामने वागड़, और चौथा ऑप्शन दे देता है बीड़। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से वह भाग जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, और चार ऑप्शन। ये ऑप्शन तो अच्छे लग रहे हैं कि चेंज करूं, बढ़िया ऑप्शन है ना। कांटल किसका भाग है, माही बेसिन का। बीहड़ किसका भाग है, वागड़ किसका भाग है। बीड़ क्या होता है पता नहीं, इसीलिए तुम्हें बताऊंगा ना। बीड़ क्या होता है, बीड़ को बोलते हैं वैसे राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा के अंदर बीड़ा। बीड़ा, बीड़ा का मतलब क्या है, बीड़ा वे स्थान है जहां पर पशु चारागाह है, जहां पर पशु चरने जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, बीड़ा। लेकिन प्रॉपरी शेखावटी क्षेत्र में जो पशु चारागाह होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बीड़। याद रखिएगा पशु चारागाह क्या कहलाता है, बीड़। और ये बीड़ किसका भाग है, शेखावटी का, और शेखावटी किसका भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, चलो। तो यहां पर ये भाग है। अब देखो बनास बेसिन है, बनास बेसिन में क्या क्या भाग है वो देखिए, कौन कौन से पढ़ने वाले हम। असिस्टेंट प्रोफेसर चंबल नदी पर बांध, मैं सब बताऊंगा आपको, चिंता ही मत करो। चंबल नदी पर पहला बांध, गांधी सागर बांध। आप सुबह यूट्यूब पर 7 बजे वाली क्लास देखते हैं ना, तो आपको पता है, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ मंगरा आगरा सब बताएंगे, जब नदियां पढ़ेंगे तो सारी चर्चा करेंगी। यहां पर बनास बेसिन देखिए, बनास बेसिन के अंदर क्या क्या भाग है देखो। एक तो है आपके पिंड मार्ट का मैदान,
एक है आपके मालपुरा करौली मैदान, एक है आपके सामने मेवाड़ मैदान, एक है आपके सामने खेराड़ या माल खेराड़ का पठार। अब देखो यहां एक यूनिक सा क्वेश्चन मिलता है कि निम्न में से वह पठार जो अरावली का भाग नहीं है, उडिया का पठार, ऊपरमाल का पठार, भोमट का पठार और माल खेराड़ का पठार। माल खेराड़ का जो पठार है, जो खेराड़ का पठार है, यहां पर एक बोली भी बोली जाती है जिसका नाम है खेराड़ी बोली। वो खेराड़ी बोली किसकी उपबोली है? खेराड़ी बोली किसकी उपबोली है? तो वो है मारवाड़ी की उपबोली। और मारवाड़ी बोली सर्वाधिक किस भाग में बोली जाती है? पश्चिमी में। लेकिन खेराड़ और माल खेराड़ का पठार कहां पर है? ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ क्योंकि हमें ये पढ़ना है। उतारो ये। वो देखो एमएलए है, वो रहते ही रहते हैं। ये लिखो, आप ये लिखो, चंबल बेसिन। हाँ बस यही वो कर रहा है। बिल्कुल शाबाश। उसको उसको लिख लिया। इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा चंबल बेसिन। इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालिए चंबल बेसिन। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है पता चल गया ना आपको? डायरेक्ट यहां ऊपर से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब अंदर से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए चंबल बेसिन। माल खेराड़ का पठार। देखिए चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के बारे में थोड़ा सा देखिए। चंबल बेसिन का तात्पर्य है वे क्षेत्र जहां पर चंबल नदी बहती है, वो एरिया क्या है? चंबल बेसिन। अब देखिए चंबल बेसिन को थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखिए आप। चंबल नदी है, नदी के बारे में तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहां से निकलती है क्या। यहां पर केवल वो बात पढ़नी। देखो चंबल नदी हमारे राजस्थान में हम बात करते हैं तो वो यहां इस भाग से प्रवेश करती। ये भाग कौन सा है? देखो चित्तौड़गढ़ जिला ये भी है, चित्तौड़गढ़ ये भी है। ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग है? रावत भाटा। यहां से प्रवेश करती है, फिर कोटा और बूंदी से होते हुए सवाई माधोपुर, इधर से करौली और धौलपुर से होते हुए आगे चली जाती। यानी कि राजस्थान के कितने? 6 जिलों में बहती है। ये जो भाग है यही भाग कहलाता है हमारा कौन सा? चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन का एरिया कौन सा हो गया? सबसे पहली बात लिखो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन राज्य का कौन सा एरिया हो गया?
दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग क्या है? चंबल बेसिन। ठीक है। अगर यहां पर झीलों की बात करें कि चंबल बेसिन कहां कहां है, तो देखो रावत भाटा। रावत भाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, वे धौलपुर। ठीक है। हाँ बिल्कुल कमल। अब देखिए इसमें पढ़ने वाला बिंदु क्या है हमारे पास में? बीहड़। क्या होता है वो देखिए। बीहड़। देखो ज्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहला वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि बीहड़ निम्न में से किस बेसिन का भाग है? तो चंबल बेसिन का। अब ये बीहड़ होता क्या है? देखो जहां जहां चंबल नदी बहती है ना, वो क्षेत्र, वो स्थल आकृति बनती है उत्खात। उत्खात का मतलब क्या है? कहीं पर खड्डे हैं तो कहीं पर ऊपरी भाग है पठार जैसा। जैसे यहां पर ये खड्डे जैसा भाग है और ये थोड़ा सा पठार जैसा भाग है। यानी कि चंबल नदी का जो उत्खात स्थलाकृति बनती है, स्थलाकृति का मतलब स्थान का आकार, और वो कैसा होता है? उत्खात। उत्खात कैसा आकार होता है? तो इस प्रकार से। इस प्रकार से जब चंबल नदी से उत्खात स्थलाकृति बनती है, ये जो मैदान है इस भाग को कहा जाता है कंदरा युक्त भूमि। कौन सी भूमि का निर्माण होता है? और कंदरा युक्त जो भूमि होती है वो अनउपजाऊ भूमि होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि यहां पर ज्यादातर कंटीली झाड़ियां हैं और ये क्षेत्र है बीहड़, यहां पर डाकू रहते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि डाकुओं की शरण स्थली कौन सी है? बीहड़। इसीलिए आप पढ़ते हैं ना कि चंबल के डाकू, तो वो यहीं रहते हैं, क्योंकि खड्डे हैं तो छुप जाते हैं यहां पर। पता है? इसका मतलब सबको पता है। हाँ, अभी जो 12th फेल मूवी है ना उसके अंदर ये बता रखा ना, चंबल का क्षेत्र, चंबल का डाकू। तो देखो एक बार, इस प्रकार से चंबल नदी से जो भाग बनता है, इस आकार को तो क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति। ये जो बना है इस मैदान को क्या बोलेंगे? कंदरा युक्त भूमि। तो आपको पूछेगा कि निम्न में से चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति से कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है? याद रखना है बीहड़। और हमारे राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर बीहड़ है? तो लगभग वो है आपके 2800 वर्ग किलोमीटर पर बीहड़। बीहड़ सर्वाधिक किस जिले में है? तो याद रखिएगा धौलपुर व सवाई माधोपुर में। देखो बीहड़ क्या है तो लिख लो। चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति से निर्मित अवनालिका
अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है? बीहड़। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। अपर्दन का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण, मिट्टी का स्थानांतरण होता है ना। आगे हम जब मिट्टियां पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मिट्टियों को भी समस्या है। समस्या हर आदमी को है तो मिट्टी को भी है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे राजस्थान में बीहड़ कितनी है? तो क्षेत्रफल है बीहड़ का 2800 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक बीहड़ कहां है? तो आपको याद रखना है धौलपुर, वे सवाई माधोपुर। दीपक, ये लूनी, लूनी का भाग है, ठीक है। लूनी नदी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। एक और नाम लिख लेना आप, क्या? डाकुओं की शरणस्थली। डाकुओं की शरणस्थली। लिख लिया? अब देखो आगे, चलो आगे। सभी लिख लिया? मनीष लिख लिया? तो इसमें से ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अवनाली का अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है स्थानांतरण। अब देखो आगे। अभी हमने देखा था कि उत्खात स्थलाकृति से जो भूमि बनती है उसे आप क्या बोलते हैं? बीहड़। ये पूरा बीहड़ है। बीहड़ का ये जो ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं डांग। तो बीहड़ का ऊपरी या पठारी भाग क्या कहलाता है? डांग। क्वेश्चन आता है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली। अब आप पूछेंगे सर डांग का राजा है क्या? तो राजा बीहड़ है धौलपुर, ठीक है। हाँ, ये लिख लिया। इसके बाद में जस्ट आपको ये लिखना, लिखिए कि बीहड़ का ऊपरी या पहाड़ी भाग, बीहड़ का ऊपरी या पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? डांग। और फिर आपको नोट करके लिखना है कि आपकी डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को। अब देखो, हमने पढ़ा कि बीहड़ जो है वो उत्खात स्थला करती है, कंदरा युक्त भूमि बनती है, मतलब अनुपजाऊ क्षेत्र बनता है।
यहां पर डाकू रहते हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सरकार को तो पता ही है कि यहाँ डाकू रहते हैं, यहां पर डाकू भी रहते हैं और भूमि भी क्या है, अनुपजुग है। इसका मतलब सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही होगी। इसीलिए यहां पर एक तो कार्यक्रम संचालित है और एक कौन सा प्रोजेक्ट संचालित है। कौन कौन सा देखो, एक तो इस भूमि के विकास के लिए कंदरा विकास कार्यक्रम है। कौन सा है, कंदरा विकास कार्यक्रम। ये जो कंदरा विकास कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार का है पूर्णतः, यानी कि इसके अंदर जो वित्त पोषित है वो पूरा पूरा किसका है, केंद्र सरकार करती है। और केंद्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी कब है, तो 1989 में। ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम क्या है, डांग प्रोजेक्ट। ये चलाया गया है राज्य सरकार द्वारा, और ये कब चलाया गया है, तो 2004 वे 5 में। ठीक है, ये तो है कंदरा विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का, ये है राज्य सरकार का। क्योंकि यहां पर भूमि क्या है, अनुपजाऊ है, तो सरकार कुछ ना कुछ तो करती है। और दूसरी बात, डाकुओं की क्या है, शरणस्थली भी है। इसीलिए एक तो कार्यक्रम चलाया गया और एक क्या चलाया गया, डांग प्रोजेक्ट। आप पूछेंगे कि ये दोनों चलाए कहां गए थे, तो आपको याद रखना है ये कार्यक्रम हो या प्रोजेक्ट, ये हमारे राजस्थान के 2 संभागों में संचालित है। कितने संभाग में, 2 संभाग। 2 संभाग कौन कौन से हैं, एक तो कोटा संभाग में संचालित है और एक है भरतपुर संभाग में। ठीक है, उतार लो। आज कोटा संभाग में वर्तमान के अंदर कितने जिले आते हैं, 4। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। पहले भरतपुर संभाग में भी 4 जिले थे, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आज वर्तमान के अंदर भरतपुर संभाग में आते हैं टोटल 6 जिले। कौन कौन से, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। 4 तो वही, 2 नए घटित हुए हैं, एक तो भरतपुर से डीग हुआ है और एक सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी हुआ है। तो आज कितने आते हैं, 6। उतारो। चले आगे। देखिए आगे, तो ये तो बात किसकी हो गई, पूर्णतः चंबल बेसिन की। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाइएगा अगला, माही बेसिन। माही बेसिन, सबसे पहली बात,
कि माही बेसिन का क्षेत्र, तो आपको याद रखना है कि माही बेसिन का जो क्षेत्र है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये तीन जिलों का क्षेत्र किसका बेसिन है? माही बेसिन का। और ये तीन ही जिले आज एक राजस्थान के 8वें संभाग के भाग हैं। राजस्थान का 8वां संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग। और उसी बांसवाड़ा संभाग में तीन जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये पहले तीनों किसके भाग थे? उदयपुर संभाग के। तो उदयपुर संभाग से अलग हुआ है कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। तो याद रखना माही बेसिन किसका भाग है? बांसवाड़ा संभाग का। सीधी सीधी बात है। अब देखो माही जो बेसिन है, पूछा जाता है आपको कि माही बेसिन का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि माही बेसिन का जो मध्यवर्ती भाग है उसे कहा जाता है छप्पन मैदान या छप्पन का मैदान। क्या होता है छप्पन का मैदान? तो आपको याद रखना है कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों की जो उपजाऊ भूमि है उसे क्या कहा गया है? छप्पन का मैदान। जबकि बालोतरा से लेकर शिवाणा के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? छप्पन की पहाड़ियां। ऐसा पूछ लेगा वो कभी कि 56 की पहाड़ियों का आकार कैसा है? कैसा है प्रदीप? देखो 56 की पहाड़ियों का आकार कैसा है प्रदीप? बड़ा आदमी। अभी मैंने ही डेफिनेशन बोली है, मैंने कहा बालोतरा से लेकर शिवाणा के मध्य 56 गुंबदाकार। तो 56 की पहाड़ियों का आकार कैसा है? ये जियोग्राफी है, इसकी शब्दावली ही पूछी जाती है भाई। ऐसा डायरेक्ट लाइन थोड़ी पूछेगा, वो बीच में से कट कर देगा। और आप कहे तो तूफान हो ही गया, आप तो बोल देंगे सर ने नहीं पढ़ाया था। 56 मैदान मतलब क्या हो गया? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? 56 का मैदान। तो डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है कि 56 का मैदान निम्न में से किस जिले में विस्तृत है? तो याद रखना है बांसवाड़ा वे प्रतापगढ़ के मध्य उपजाऊ भूमि या भाग क्या कहलाता है? 56 का मैदान। ठीक। हाँ ना, 56 बेसिन पूछे तो बांसवाड़ा आएगा बेसिन। अब देखो इधर एक बार, 56 का मैदान तो क्या हो गया कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? 56 का मैदान, जिसका विस्तार है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। लेकिन जब आपको केवल पूछे कि 56 बेसिन कहां है, बेसिन का मतलब किसी नदी का भाग पूछा जा रहा है, और जब नदी के भाग की बात होगी तो 56 बेसिन और माही बेसिन इन दोनों में से किस जिले में बहती है? केवल प्रतापगढ़ में माही नहीं बहती है, केवल कहां बहती है? तो 56 बेसिन पूछे तो बांसवाड़ा, 56 मैदान पूछे तो बांसवाड़ा वे प्रतापगढ़, और 56 की पहाड़ियां पूछे तो बालोतरा। क्या होगा आपका? सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि 56 बेसिन निम्न में से किस जिले का भाग है? तो बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो, अगली हम बात करते हैं तो वो है आपके अगला है माही नदी का तटवर्ती भाग। अब माही नदी का जो तटवर्ती भाग है वो क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है वो कहलाता है कांठल का मैदान। वो क्या कहलाता है? कांठल का मैदान। ये कांठल का मैदान इसीलिए कहलाता है क्योंकि वैसे ये है कहां पर? कांठल का मैदान किस जिले में है? तो आपको पूछे तो प्रतापगढ़ में।
हाँ, आपको याद ये रखना है कि ये जो प्रतापगढ़ है ना, इस प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कांठल। इसीलिए प्रतापगढ़ में मैदान क्या कहलाता है? कांठल का मैदान, है ना। प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई है? हैं? तो फिर प्रतापगढ़ जिला कब बना है? क्वेश्चन तो अलग है ना। प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई? कि 2008। और प्रतापगढ़ जिला कब बना? ये तो ऐसे तो होगा नहीं ना। प्रतापगढ़ की स्थापना हुई है राव प्रताप सिंह द्वारा की गई थी 1699 में। और प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान का 33वां जिला बना है 2008। रखना, तटवर्ती भाग क्या कहलाता है? कांठल का मैदान। इसमें बस एक बात और याद रखनी है आपको कि माही बेसिन किसका भाग है? तो वागड़ का, वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? दो। एक याद रखना, बांसवाड़ा, और एक कौन सा आता है? डूंगरपुर। बस याद रखना है। बांसवाड़ा को आप क्या बोलते हैं? 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। और डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी। ठीक है, संवरमल हम पढ़ा देंगे, चिंता क्यों करो। हाँ, 1699 में प्रतापगढ़ बसाया गया था। तो माही नदी का मध्यवर्ती भाग तो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। और माही नदी का तटवर्ती जो भाग होता है ना, किनारे वाले भाग, वो भाग प्रतापगढ़ में है। इसीलिए प्रतापगढ़ के अंदर उस मैदान को क्या बोलते हैं? कांठल का मैदान। क्यों बोलते हैं कांठल का मैदान? क्योंकि प्रतापगढ़ का कभी प्राचीन नाम क्या था? कांठल। जैसे आप किसी विशेष क्षेत्र की बात करेंगे, हो सकता है आप किसी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहां पर उस क्षेत्र का कोई प्राचीन नाम रहा है, तो आप नहीं तो बट आपके दादाजी वो पुराना नाम ही आज बताते हैं आपको। उसी प्रकार ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ तो अभी का है। खुशराम मीना, कौन सी क्लास लेट हुई थी, जरा बताना।
खुशीराम का कमेंट ध्यान रखना भाई, ठीक है। कौन सी क्लास लेट हुई थी भाई, बताना एक बार, ताकि मुझे आइडिया रहे फिर। जियोग्राफी की क्लास हमारी सुबह 9:05 से शुरू होती है, 2 घंटे तक लगातार ये चल रही है। एक बार बताना, इनके कमेंट का ध्यान रखना, ठीक। देखिए, अब हम बात करेंगे वो कौन सा बेसिन पढ़ेंगे, बनास बेसिन। बनास एक नदी है, इसके भाग पढ़ते हैं। देखो किस प्रकार से आपको एग्जामिनर पूछता है। ये लिख लिया ना सभी ने। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, बनास बेसिन। बनास बेसिन में देखिए, सबसे पहली बात, बनास नदी द्वारा बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान, इस लाइन का तात्पर्य यह है कि जब बनास नदी चलती है तो वो अपने साथ में मिट्टी लेकर चलती है। सिंपल सी बात, नदियां कोई भी हो वो मिट्टी लेकर चलती है। जहां जहां जमा होगा वो वहां पर क्या बन जाएगा, एक मैदान बन जाएगा। तो बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है दो। कौन कौन सा है, तो क्या तीन ही मानिए आप, तीन मैदान। कौन कौन सा है देखिए, एक तो है बहुत प्रसिद्ध मेवाड़ मैदान। इसको देखिए पहले, इसका नाम मेवाड़ मैदान क्यों है। देखिए, बनास नदी के जब आप उद्गम की बात करेंगे तो बनास नदी का जो उद्गम है वो होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है, राजसमंद में। और राजसमंद जो है वो किसका भाग है, मेवाड़ का। आज यदि हम मेवाड़ की बात करते हैं तो आज मेवाड़ के अंदर 5 जिले आते हैं। पहले 4 आया करते थे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। आज एक और नया आने लगा है, सलूम्बर, जो कि उदयपुर से अलग हुआ है। तो इस मेवाड़ मैदान में टोटल कितने जिले आते हैं, 5। इसीलिए बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान जो है वो क्या कहलाता है, मेवाड़ मैदान। क्योंकि बनास नदी और इसकी सहायक नदियां, अब बनास सहायक नहीं, बनास की जैसे सहायक नदियां हैं आयड़ नदी। आयड़ नदी बनास की सहायक है। आयड़ नदी जो उदय सागर झील में गिरने के बाद में बेड़च बनती है। ये जो आयड़ नदी है इसका उद्गम स्थान कहां से है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है, उदयपुर में। मतलब कहीं ना कहीं बनास नदी नहीं, लेकिन उसकी सहायक नदी का भाग तो है उदयपुर में। और उदयपुर भी किसका भाग है, मेवाड़ का। जैसे एक नदी है मेनाल, सुना है, मेनाल नदी भी किस नदी की सहायक नदी है, बनास की। और वो मेनाल नदी कहां से आती है, बेंगू चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ किसका भाग है, मेवाड़ मैदान। आप एक सभ्यता पढ़ते हैं जिसका नाम है आहाड़ सभ्यता। आहाड़ सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान की वह सभ्यता जिसे बनास संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है, वो कौन सी सभ्यता है, आहाड़ सभ्यता। क्यों, क्योंकि आहाड़ सभ्यता के जो अन्य केंद्र हैं वो या तो बनास नदी के या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे स्थित है। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, बनास संस्कृति की सभ्यता। उसी प्रकार बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान मेवाड़ मैदान क्यों कहलाता है, क्योंकि एक तो बनास नदी और बनास की जो सहायक नदियां हैं वो सारी कहां पर बहती है, मेवाड़ में। इसीलिए इस भाग को क्या बोलते हैं, मेवाड़ मैदान। अच्छा, मेवाड़ मैदान पढ़ क्यों रहे हैं, मेवाड़ मैदान इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेवाड़ मैदान एक फसल के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वो है मक्का। आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा मैदान प्रसिद्ध है, मेवाड़ मैदान। और मक्का की 2 किस्में जो हर बार पूछी जाती है, एक तो है माही कंचन, एक है माही धवल। एक माही सुगंधा है, वो चावल की किस्म है। तो याद रखना है आपको कि ये जो मेवाड़ मैदान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है,
मक्का उत्पादन के लिए। और मेवाड़ मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का। कैसे है तो पता चल गया आपको। अब देखो दूसरी बात, दूसरा और कौन सा मैदान है इसका भाग? बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है वो एक है मालपुरा करौली मैदान। अब मालपुरा करौली मैदान देखिए यहां कहां गया, देखिएगा यहां ये नदी बहती है कौन सी? चंबल। इसी चंबल की सहायक है आपके कौन सी? ये देखिए बनास। और यहां आकर क्या हो जाती है? विले। मालपुरा स्थान आज किस जिले में है? टोंक में। वैसे आपको पता है ना राजस्थान में 3 नए जिले बनेंगे, ये घोषणा हुई है। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन बने नहीं है, मतलब अभी है 85, बने नहीं है। तो फिलहाल जो बन जाएगा तो वो अलग है। फिलहाल मालपुरा कहां पर है? मालपुरा से लेकर ये जो करौली का भाग है, यहां पर जो मैदान बनता है वो बनास नदी का भाग क्यों है? क्योंकि एक तो मालपुरा में जो मैदान है वो किस नदी का भाग है? बनास। बनास किसकी सहायक है? चंबल की। इसीलिए पूरा मैदान क्या कहलाता है? मालपुरा करौली मैदान। ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है केवल, कि मालपुरा करौली मैदान निम्न में से किस बेसिन का भाग है? तो आपको याद रखना है बनास। मालपुरा कहां पर है? टोंक में। ठीक है, बस इतना। तीसरा, बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान एक और है जिसका नाम है पिंड माट का मैदान। ये क्या है? देखो, बनास नदी निकलती कहां से है? राजसमंद से। राजसमंद में एक स्थान है जिसका नाम है देवगढ़। तो बनास नदी द्वारा निर्मित देवगढ़ क्षेत्र में जो मैदान है उस मैदान को क्या कहा जाता है? पिंड माट का मैदान। बस इतनी सी बात है यहां। देवगढ़, राजसमंद। ठीक है, तो बनास नदी द्वारा 3 मैदान हो गए, मेवाड़ मैदान, मालपुरा करौली मैदान और पिंडमाट का मैदान। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि निम्न में से वह मैदान जो बनास बेसिन का भाग नहीं है, मेवाड़ मैदान, मालपुरा करौली मैदान, पिंडमाट का मैदान, और चौथा आपको दे देगा 56 का मैदान, या अदर कोई और से उठाकर दे देगा। बस एक आपको और याद रखना है यहां पर, क्या वो है? खेराड़ या फिर माल खेराड़ का पठार। ये कहां है? खेराड़ या फिर माल खेराड़ का पठार। तो याद रखिएगा, जहाजपुर से मालपुरा के मध्य का भाग क्या कहलाता है? खेराड़ या फिर माल खेराड़ का पठार। अब ये दोनों स्थान कहां हैं आज? मालपुरा तो आज भी कहां पर है? पहले भी टोंक में था और आज भी टोंक में है। ये जहाजपुर कहां है? पहले भीलवाड़ा का भाग था, आज ये किसका भाग है? शाहपुरा का। ठीक है, जैसे ऊपरमाल का पठार क्या है? भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का भाग ऊपरमाल का पठार। जैसे भोराट का पठार क्या है? कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य का भाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार। जैसे भोमट का पठार क्या है? शिरोई, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या है? भोमट का पठार। जैसे लसाड़िया का पठार क्या है? जैसमंद झील के पूर्वी भाग का कट्ठापटा भाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। जैसे मैसा का पठार क्या है? चित्तौड़गढ़ में टोपी नुमा आकृति का जो पठार है वो क्या है? मैसा का पठार। जिसकी ऊंचाई कितनी है मैसा के पठार की?
यस, यहां आके 620। आपके जीवन में 20 का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। 620 कौन सी है? मेसा के पठार की ऊंचाई। 920 किसकी ऊंचाई है? खो की। 820 किसकी ऊंचाई है? हर्षनाथ पहाड़ी की। और आप खुद 420 तो हुई। याद करते नहीं हो? ये लिख लो बस। हर्षिता, ये आपको टीम बताएगी अभी। बताओ भाई इनको। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि 8 बजे वाली क्लास। ठीक है। चलो, लिख लिया। तो ये बात हो गई आपकी किसकी? बनास बेसिन की। ठीक है। हाँ, वो देखो, बाकी कुछ ऐसी और नदियां हैं, तो नदियां जब पढ़ेंगे तो आपको और बातें करेंगे। ठीक है। यहां पर प्रॉपर ये भाग आते हैं। अब देखिए, नोट लगाइए आप। नोट लगाइएगा। एक आपको पूछा जाए, जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, कि मरुस्थल का प्रसार किस दिशा से किस दिशा की ओर है? पश्चिम से पूर्वी की ओर है। ऐसे ही आपको पूछ ले कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस ओर है, क्या बताओगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस ओर है, क्या बताओगे?
था ढाल पता चले कौन चले? ढलान का पता चलता है कि नहीं चलता हो कभी? रास्ते पर चलते हो तो ढलान पता कर लेते हो कि ऊपर है कि नीचे है? अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस ओर है। वहां पर पहला ऑप्शन आता है उत्तर से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। और फिर आप कहते हैं कि सर ने नहीं बताया, जबकि सर ने ये पूरा बताया कि बेटा ये नदी है इधर बहती है, इसका मतलब ढाल किधर है? दक्षिण से पूर्व की ओर है ना। तभी तो ये बनास इधर से इधर आ रही है, आ रही है ना। वो कह रहे ढलान है इधर। तो कई बार मतलब ऐसे क्वेश्चन कॉमन साइंस के आ जाते हैं कभी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब जैसे यहां पर देखो, ये रहा आपके एक, चलो एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा देखते हैं। देखो जैसे आपके सामने ये मैप है, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आपने पढ़ा है कि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? भरतपुर। लेकिन कभी भरतपुर ऑप्शन में ना आकर वो चार ऑप्शन में आ गए तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। भाई जिलों से तो क्वेश्चन आते ही आता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, वैसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? तो धौलपुर होगा वो। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपके सामने, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अन्न भंडार या फिर अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, किस जिले को कहेंगे आप? गंगानगर को। वही तो है अन्न का कटोरा। लेकिन जब यही क्वेश्चन कि राजस्थान का अन्न भंडार या अन्नागार किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग है संपूर्ण नदियों का, और नदियां जहां बहती है सिंपल सी बात है अन्न वहां ज्यादा है। इसीलिए भौतिक प्रदेश के हिसाब से यदि क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर जिले के हिसाब से तो क्या होगा? श्री गंगानगर। लेकिन भौतिक प्रदेश के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। उतारी, चारों बातें नोट करके उतारी। खुशीराम मीणा कमेंट आया वापस? जल्दी शुरू कर देंगे तीर्थराज। क्या पूछ रहे हैं?
ठीक है, लिख लिया। पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चलो, अब आप हेडिंग डालिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये कोटा संभाग में विस्तृत है। ठीक है, कोटा संभाग में विस्तृत है। विस्तृत का मतलब विस्तार है कोटा संभाग में। किसका? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। यानी कि कितने जिले आएंगे इसमें? 4 जिले। 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले? यही तो याद हुआ है आज तक आपको। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। दूसरी बात है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बता सकते हो? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी। भाई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। पढ़िए ना। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोटगढ़ घोरम जी। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसका मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये भी तो क्वेश्चन बनेगा ना। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है चांदखेड़ी। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, देखो, कि निम्न में से वह चोटी जो अरावली का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन लीलागढ़, दूसरा ऑप्शन नागपाणी, तीसरा ऑप्शन सायरा और चौथा ऑप्शन चांदखेड़ी। पता ही नहीं चल रहा है चोटियों के नाम दिए हैं कि कोई खाने वाली रोटियों के नाम दिए हैं। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन ऐसे देता है वो कि निम्न में से अरावली की चोटी नहीं है। वहां पर लगता है सारी ही नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है? चांदखेड़ी। चांदखेड़ी की जो ऊंचाई है वो है 517 मीटर। और ये कहां पर है? याद रखिएगा, झालावाड़ में। ठीक है। एक अन्य चोटी और याद रखनी है आपको यहां पर, वो भी पूछी गई है। अन्य चोटी है, उसका नाम है संतूर। संतूर तो नाम सुना होगा, टेलीविजन देखते हैं तो एड आता है। संतूर साबुन, गोरापन पाइए 7 दिन में। आता है सर? तो ये जो संतूर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर। 353 मीटर। और ये कहां पर है? याद रखिएगा, बूंदी में। ये लिखिएगा, 3 बातें लिखो ये।
अब देखिए आगे। वैसे तो इन चारों जिलों में ही हमें यहां दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की पहाड़ियां पढ़नी है, नो डाउट। जैसे कोटा में पढ़ेंगे तो क्या है, कुंडला की पहाड़ियां हैं। बूंदी में पढ़ेंगे तो क्या है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। बारां में पढ़ेंगे तो क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। झालावाड़ में आप पढ़ेंगे तो क्या है, गांधार उच्च भूमि है। गांधार उच्च भूमि का मतलब है भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, और उस गांधार उच्च भूमि पर ही तो एक किला बना है, कौन सा, गागरोन का किला, जो कि किस जिले में है, झाला। वैसे चारों जिलों की हमें पहाड़ियां पढ़नी है, लेकिन यहां कुछ स्पेशल पहाड़ी है। जो स्पेशल क्वेश्चन आता है आपके सामने बोर्ड पर, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। जैसे आपके सामने आता है महान सिमाब्रंश राजस्थान के कौन से भाग में है, इसी को इंग्लिश में दे देता है वो। इंग्लिश में बोले तो द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। अब ये नाम आपके सामने आता है और पूछा जाता है कि निम्न में से कहां विस्तृत है। कई बार तो बड़ा यूनिक सा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि महान सिमाब्रंश निम्न में से किस जिले में नहीं है, और वहां ऑप्शन में देता है ऐसे कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी और सवाई माधोपुर। तो जनाब बताना इसका आंसर क्या है। इसका मतलब ये आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पूरा पता चलेगा ये क्या है। तो देखो ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। देखो, महान सिमाब्रंश द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। सबसे पहली बात तो ये क्या है, तो याद रखिएगा, जहां पर अरावली वे विंध्याचल पहाड़ियां या पर्वत का भाग मिलता है उसे क्या बोलते हैं, महान सिमाब्रंश द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। पहली बात तो यह हुई कि महान सिमाब्रंश क्या है, तो आप कहेंगे जहां पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां दोनों मिलती है उस भाग को क्या बोलते हैं, महान सिमाब्रंश। दूसरी बात यह है कि ये मिलती कहां है, तो आपको याद रखना है ये मिलती है रणथंभौर में। कहां पर मिलती है, और रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर में। हमेशा से ये दो प्रकार के ही क्वेश्चन थे बड़े अच्छे, तो कि क्या है, जैसे क्वेश्चन आता था कि निम्न में से महान सिमाब्रंश से तात्पर्य है, तो वहां पर इतना ही आता था ऑप्शन में कि अरावली और विंध्याचल पर्वत का भाग क्या कहलाता है, महान सिमाब्रंश। फिर आगे क्वेश्चन पूछने लगा कि ये दोनों मिलती कहां पर है, तो रणथंभौर में। अब ये पूछने लगा है कि राजस्थान में महान सिमाब्रंश का विस्तार किन किन जिलों में है, तो इसका जो विस्तार है वो है आपके चित्तौड़गढ़, लेकिन कौन सा भाग है ये, रावत भाटा, याद रखना है कौन सा भाग है, रावत भाटा वाले भाग में ये विंध्याचल। इसके अलावा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और कहां पर, धौलपुर। तो इन जिलों में विस्तृत है ये महान सिमाब्रंश। क्वेश्चन पूछा था कौन से जिले में नहीं है, ऑप्शन में भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा में नहीं है। ठीक है, उतारो। अच्छा, ऐसे दिशा से पूछ लेगा कभी क्वेश्चन तो क्या होगा इसका आंसर, जैसे जिले ये न पूछ के पूछेगा कि राजस्थान के किस भाग में महान सिमाब्रंश है, तो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग।
महान शिमाभ्रंश कहलाता है। देखो ये कैसे है, देखो एक बार, ये रही रावत भाटा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और कहां पर है, धौलपुर के अंदर। ये समझिए ये वही भाग है जहां पर चंबल बहती है। ठीक है, इसके अंदर ना तो भी झालावाड़ है ना बारह है, याद रखना। ये होता। हाँ, राकेश कुमार, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दो। करेंगे, बात करेंगे।
चलो चलो नहीं, अब हम दक्षिण जो पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको एक जिलेवार के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। 4 जिले आते हैं इसमें, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोटा। देखिए, कोटा की हम बात करेंगे तो सबसे पहले कोटा को क्या कहा जाता है ये थोड़ा सा लिखा देता हूं। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर औद्योगिक नगरी, इंपॉर्टेंट तो यही है, औद्योगिक नगरी, या फिर क्या बोलते हैं इसे, शिक्षा नगरी। या ऐसे भी लिखा हूं, राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। वो तो याद ही है, नालंदा मतलब शिक्षा नगरी के लिए प्रसिद्ध है। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है, शिक्षा नगरी। ठीक है। अब देखिए कोटा में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले मैंने आपको 3 बातें लिखाई है। एक तो आपको लिखाया था कि उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा की पहाड़ियां। एक मैंने आपको लिखाया था कि अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है, नाग पहाड़ियां। उसी प्रकार कोटा शहर के चारों ओर कुंड आकार की पहाड़ियां, और कुंड आकार की जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां क्या कहलाती है, याद रखिएगा, कुंडला की पहाड़ियां। आपको एग्जाम में एक तरफ दे देगा ऐसे, देखो पहाड़ियां 4, एक तरफ 4 जिलों के नाम, पहाड़ियों में दे देगा यहां गिरवा, देशरो, बिछामेड़ा और कुंडला, ऐसे। और लगेगा सब एक जगह ही है, लेकिन याद रखना है कुंडला की पहाड़ियां कहां पर है, कोटा में। अच्छा, ये कोटा के अंदर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो याद रखना यहां का कोटा स्टोन बड़ा प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन प्रसिद्ध है ना। एग्जाम ने एक बार ये भी पूछा। अब देखो झालावाड़। वैसे झालावाड़ की हम बात करते हैं, झालावाड़ को आप क्या बोलते हैं प्रमुख रूप से, और क्या बोलते हैं प्रमुख रूप से। जैसे ये राजस्थान का कानपुर है, ये राजस्थान का नागपुर है। वो झालरा पाटन। हाँ, देखो झालावाड़ की क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहां पर जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जो भूमि है उसे बोलते हैं गांधार उच्च भूमि। और इसी को एग्जामिनर ने क्या नाम देकर पूछा पता है, उसी ने इसका नाम दिया, राजस्थान में गंगधार उच्च भूमि कहां है, तो वो गांधार और गंगधार उच्च भूमि, या इसी का नाम क्या दिया, ये डंग गंगधार उच्च भूमि निम्न में से किस जिले में है, झालावाड़ में। ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसी भूमि पर बना हुआ एक किला है, कौन सा, घाघरोन का किला। गागरोन किला जानते हैं आप।
राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है ये। आहुवे कालीसिंध नदियों के संगम पर है ये। लिख लिया। अब देखो, कोटा में है कुंड आकार की पहाड़ियां, झालावाड़ में है डंग घंगधार या गांधार उच्च भूमि या घंगदार उच्च भूमि। कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जो इन दोनों में जिलों में है। यहां पर मैंने आपको अलग अलग लिखाया है कि कुंडा मतलब कुंडला की पहाड़ियां कोटा, गंगधार उच्च भूमि झालावाड़ में। कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिसका विस्तार इन दोनों जिलों में है। जैसे आपने नाम सुना होगा मुकुंदरा की पहाड़ियां। जैसे राजस्थान का एक तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उसका विस्तार कितने जिलों में है? उसका विस्तार कितने जिलों में? ये लिख लिया दोनों। अब नोट करके आपको लिखना है इन दोनों जिलों में कंबाइंड रूप से कौन सी पहाड़ियां हैं उनको। लिख लिया ना सबने? अब लिखिए आप मुकुंदरा की पहाड़ियां। और मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं इसका जो विस्तार है वो है आपके कोटा, झालावाड़। कोटा और झालावाड़ लिखिए। अब जो आगे दो जिलों की और बात है वो है बूंदी और कौन से, बारां। लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि अरावली का भाग बूंदी जिले में क्या कहलाता है? बता सकते हैं? अरावली का भाग बूंदी जिले में क्या कहलाता? अभी हमने पढ़ा था ना कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों का मिलन महान शिमा भ्रंश कहलाता है जिसका विस्तार है रावत भाटा यानी कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। तो वो क्वेश्चन वहां से पूछा कि बूंदी जिले में अरावली का भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आडावाल पर्वत। और बूंदी जिले की पहाड़ियों का आकार कैसा है? तो याद रखना है अर्धचंद्राकार। ये क्वेश्चन। बूंदी में बहुत सारे दर्रे भी हैं, जैसे हम लिखेंगे लाखेरी का दर्रा है, जेतवास का दर्रा है। अच्छा, इसके अलावा बारां की यदि हम बात करेंगे तो बारां में कौन सी पहाड़ी है? डायरेक्ट वन लाइनर आता था, रामगढ़ की पहाड़ी कहां पर है? एग्जामिनर ने आरएसएसबी बोर्ड शायद सीटी का है, पता नहीं, रीट का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा था कि राजस्थान में उल्का पिंड गिरने से निम्न में से क्रेटर प्रकार की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में है? वो डायरेक्ट नहीं पूछा रामगढ़ की पहाड़ियां कहां,
उसने पूछा उल्का पिंड गिरने से क्रेटर रामगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में है? तो वही पहाड़ी है, सेम ही। और रामगढ़ की पहाड़ियों का आकार कैसा है? घोड़े की नाल जैसा। कैसा है? हमारे राजस्थान का एक जिला है जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ है, पहाड़ी पूछे तो कौन सी है? रामगढ़ की। हाँ, तो वो हम चर्चा कल करेंगे, ठीक है। 12 और बूंदी कल पढ़ेंगे। और कल हम इन चारों को, एक बार मरुस्थल, एक बार अरावली, एक बार मैदान और एक बार पठार, इसके अंदर 33 जिलों के अनुसार कितने जिले किसमें थे, और आज वर्तमान के अंदर 50 जिलों के आधार पर कितने जिले हैं, और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो चारों को साथ में लेकर पढ़ी जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो चिंता नहीं करनी कि अभी जिले नहीं लिखा है, तो मैं आखिरी में वो 33 और 50 दोनों के आधार पर। अच्छा, एक डाउट ये भी था कि सर 50 से वापस 33 होने वाले हैं, तो ये भी तो कल नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया कि 50 से 33 नहीं होंगे, हो सकता है 50 से 53 हो जाए। तो जब तक 50 है तब तक पढ़ के लग जाना है।